हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। अक्सर देखिए क्या होता है, एग्जाम जो हमारा है जून और दिसंबर में होता है, लेकिन इस बार का जो एग्जाम है भाई साहब रीनेट हुआ और पहुंचते पहुंचते पहुंच गया अक्टूबर रिजल्ट्स में। तो अब बचे हैं आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने दिसंबर में। लेकिन क्या ये सवाल है कि दिसंबर में एग्जाम होगा? भाई साहब एग्जाम तो अब नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो मैक्सिमम कब जा सकता है सर? मैक्सिमम जो है आपका एग्जाम जनवरी में जा सकता है। तो सर आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है सर यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कैसे करें, है ना, 2024 की। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई भी नए स्टूडेंट होंगे तो उनको वो जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। सर क्या जानकारी होनी चाहिए? पहला चीज कि आपको एग्जाम के बारे में जानना है। यूजीसी नेट का एग्जाम कौन दे सकते हैं, है ना, कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो वो बच्चे जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर लिया है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर जो बच्चे जो मास्टर्स के पहले दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर्स में भी हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं। इवन अब एमईपी पॉलिसी के तहत जो फोर्थ ईयर का जो ग्रेजुएशन का कोर्स है उसमें भी बच्चे जो लास्ट ईयर में हैं वो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा तो आपका क्राइटेरिया है। तो अब इसके बाद मुझे एक बात बताइए सर कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो किसकी है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो आपका होगा 55% मिनिमम एमकॉम से पास करना, और एडिशनल जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उसके लिए 60% क्राइटेरिया है कि 60% आप अगर मास्टर्स क्वालिफाई हैं तो आप एग्जाम भर सकते हैं। और ओबीसी आपका एसटी एससी कुछ कैटेगरीज में आपको क्या मिलता है, 5% का रिलीफ मिल जाता है। तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थर्ड है कि भाई साहब अब तीसरे नंबर की बात करें तो अब जो एग्जाम होने लग गए हैं उसमें क्या है, आपकी 3 कैटेगरी डिवाइडेड कर दी गई है। पहली कैटेगरी क्या होगी सर? पहली कैटेगरी है जेआरएफ, है ना, दूसरी कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, एंड तीसरी कैटेगरी है ओनली पीएचडी। ठीक है, बात समझ में आ रही है जी सर? तो 3 कैटेगरी में क्या सर जेआरएफ में पीएचडी नहीं, जेआरएफ में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी इंक्लूडेड है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ये दूसरी कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी हो गई पीएचडी ओनली। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका सर सिलेबस क्या है ना, नेक्स्ट क्या है, सिलेबस क्या है, आइए हम थोड़ा सिलेबस को डिस्कस करते हैं आपके साथ में। ठीक है, ये देखिए अगर हम बात करें सिलेबस की, अगर हम बात करें सिलेबस की, ठीक है, तो 2 तरह क्या कौन कौन से सर? पेपर 1 होता है, 2 तरीके, पेपर 1 एक होता है और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है, क्या है, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। और पेपर 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर है, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है आपका उससे रिलेटेड है। सर ये कितने मार्क्स का आता है? ये 50 क्वेश्चन का आता है, और ये आता है जी 100 क्वेश्चन का। ठीक है, 100 क्वेश्चन का। ठीक है, ये हर क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर के होते हैं, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर आता है। अब इन 300 मार्क्स में आपका मैक्सिमम स्कोर जो होता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर वेरी करता है कि आप किस सब्जेक्ट के हैं। हाँ, अभी तो इस साल के जो कट ऑफ हैं वो बहुत ज्यादा हाई गए हैं। मैं अगर कॉमर्स की बात करूं, है ना, तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 100 से 110 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। और 100 से 110 क्वेश्चन करने के लिए आपका रेशियो क्या होना चाहिए? देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पेपर 2 पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं या सिर्फ पेपर 1 पे ही फोकस कर लेते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो पेपर 1 को तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि उसमें कंटेंट कम है और आपके रिजल्ट्स ज्यादा हैं, मतलब कि आपको मार्क्स ज्यादा उठ सकते हैं। अगर 50 क्वेश्चंस में अगर आप उठाना चाहो तो आपके 35 से 40 मार्क्स आप उठा सकते हो। इवन बच्चे अब तो 40 से 45 के बीच में भी स्कोर कर रहे हैं। एक अच्छा स्कोर जो माना जाता है वो 35 से 40 के बीच में माना जाता है। अब अगर आप 35 40 कर रहे हैं तो बेस्ट स्कोर है। उसी तरीके से पेपर 2 अगर 100 क्वेश्चंस है तो आपका 60 से 80 के बीच में या 60 से 70 के बीच में बेस्ट स्कोर माना जाता है कि आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको दोनों पेपर्स पे इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन नहीं है। सर शुरू कैसे करें? अब ये सारी चीज तो आपको बता दिया, अब शुरू करें तो करें कैसे? तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पेपर आता कैसे है ना। आप जिस एग्जाम में आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो और पता ही नहीं है कि सामने वाला कितना पावरफुल है, तो आप युद्ध लड़ोगे कैसे? आप उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे कैसे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है,
आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने, क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज उठाने। अब आपको बस रीड करना है, देखना है, समझना है क्वेश्चंस कैसे आता है, क्या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो चीजें जो आपने पढ़ रखी है वो उसी से रिलेटेड है। थोड़े बहुत एडवांस होंगे, थोड़े बहुत कम होंगे, थोड़े बहुत बहुत इजी लगेंगे आपको, है ना। तो आपको इससे देखने से पता चल जाएगा। प्लस पेपर 1 की अगर बात करूं तो वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, तो ये भी बहुत इजी है। अगर आप हम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो पेपर 1 पे बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप सिर्फ मुझसे पढ़ें या किसी और से भी पढ़ें, आपका पेपर 1 बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपको 35 से 40 स्कोर करने लग जाइएगा तो आप समझिएगा पेपर 1 आपका जो है अच्छा हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को देखते रहना है। पीवाईक्यूज को आपको हमेशा जब भी कोई चैप्टर पढ़े तो उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, वो उसको सॉल्व कर लें। आपको कुछ नए एमसीक्यूज मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर लें। तो इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा। तो शुरुआत करने से पहले आप ओवरऑल एक बार देख लें कि पीवाईक्यूज कौन कौन से हैं। 1-2 साल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि इतने सारे यूनिट्स हैं, इतने सारे यूनिट्स में से मैं कौन सा शुरू करूं। तो जो आपको सबसे इजी यूनिट्स लगता है आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। जो बेसिक्स यूनिट आपको लगता है कि हाँ ये यूनिट तो मेरे लिए हलवा है, उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर पेपर 1 की बात करें तो आप कम्युनिकेशन से शुरुआत कर सकते हैं, है ना। अगर आप पेपर 1 में मैथ्स में से डरते हैं कि मैथ्स बहुत ज्यादा है तो आप अभी रुक जाए, थोड़ी देर बात करें। आप क्या करें, एक एक चैप्टर करके बेसिक से शुरुआत करें। डीआई देखिए, डीआई आपका वेटेज जो है 5 क्वेश्चंस का रखता है और पैसेज 5 क्वेश्चंस का रखता है। तो डीआई 5 क्वेश्चन करने के लिए आपका मैथ्स थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए। और डीआई बनने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एवरेज, रेशियो एंड परसेंटेज। अगर आप इन तीनों चैप्टर को समझ जाते हैं, अगर आप इन तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपका डीआई 100% सॉल्व होगा। प्लस इससे 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो 7 to 8 क्वेश्चंस का आपका 100% श्योरिटी मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के साथ डाउट ये है कि ये लोगों को बहुत टफ लगता है, तो टफ बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे क्लास में आइएगा, आपको मैं एवरेज, रेशियो, परसेंटेज इतने इजी तरीके से बता दूंगा कि आपके जो डीआई वाले सवाल हैं वो 5 के 5 बनेंगे। इस बात की श्योरिटी मैं देता हूं, ठीक है। चलिए अब बात करें अदर की, तो आप शुरू कर सकते हैं कम्युनिकेशन से, वेरी इजी चीज, टीचिंग से, रिसर्च से, किसी से शुरुआत कर सकते हैं जो आपको इजी लग रहा हो, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमें क्या करना है कि सर अब ना लेट नहीं करना है। जैसे बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि चलो ना यार, अब जब फॉर्म भरेंगे तब हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जब फॉर्म आएगा तो फिर उस समय देखते हैं क्या होता है, अभी थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। नहीं, अगर आपको दिसंबर की तैयारी, ऑलरेडी आपके पास 3 ही महीने बचा हुआ, बहुत सारे लोग के पास मिनिमम 6 महीना यूसी नेट की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं एकदम शुरू से, जिनको कुछ भी नहीं पता है ना उसके लिए। लेकिन जो लोग का लास्ट में अभी देखो यूसी नेट का एग्जाम हुआ और उसमें बहुत सारे लोग का हुआ और बहुत सारे लोग का नहीं हो पाया, 1 नंबर से 2 नंबर से जेआरएफ से चूक गए, कुछ लोगों का तो नेट बहुत कम से रहा और कुछ लोगों का ओनली पीएचडी कैटेगरी में हुआ। अब ये ओनली पीएचडी कैटेगरी वाले जो बच्चे होंगे वो तो तैयारी कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, किसी कारण से थोड़ा बहुत रह गया उनका, अब वो क्या करेंगे, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्या कि 3 महीने का टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट 3 महीना है। ये 3 महीने में आप क्या कर सकते हैं, डबल प्रिपरेशन करके, है ना, अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ा के आप जेआरएफ अचीव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट मौका है। हाँ, जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है, बट आप भी नेट कर सकते हैं अगर 3 महीने कंसिस्टेंट पढ़ाई करेंगे तो भी, है ना। आप भी बेसिक से कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, मेरे ऐप को डाउनलोड करना, वहां से भी कर सकते हैं, यूट्यूब में पड़ा हुआ सारा वीडियो उससे भी देख के आप कर सकते हैं। प्लस क्लासेस मेरी होती है वो आप भी देख सकते हैं, 9 बजे के आसपास मेरी क्लासेस शुरू होती है, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब क्या, अब आपको इसके बाद क्या करना है, जब आप क्लासेस शुरू करने लग जाएंगे, वीडियोस देखने लग जाएंगे, तो आपको ना अपनी एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब ये शॉर्ट नोट्स क्या हेल्प करती है, ये शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम जब आते हैं तब उस समय आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी होती, इसी शॉर्ट नोट्स के बदौलत आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। क्यों, क्योंकि यही नोट्स जो हैं आपकी सारी चीजें रिमेन कर देती है, मतलब जो रिमाइंड करती हैं और आपको धीरे धीरे रिकॉल होने लगता है वो सारा चीज जो आपने पढ़ा है। तो ये शॉर्ट नोट्स फॉर्म आपका अलग अलग हो सकता है। शॉर्ट नोट्स आप चार्ट के बेसिस पे बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करके बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप जो है स्टिकी पॉइंट्स लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे वाले, जैसे देखो मेरे पास जब भी होता है ना तो मैं ऐसे स्टिकी नोट्स, ये दिख रहा है, ये देखो मैंने जो वीडियो बनाया था तो मैंने यहाँ लिख लिखा, तो ये स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हैं आप, है ना। तो ऐसे स्टिकी नोट्स यूज करके आप शॉर्ट नोट्स बना के अपनी प्रिपरेशन को डबल
तरीके से दे सकते हैं। साथ 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 आप क्या करेंगे, जैसे आपने जब देख लिया सिलेबस ये होगा, अपने देख लिया कि भाई प्रीवियस क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो अपने तैयारी करनी शुरू की, अपने नोट्स बनाना शुरू किया। अब वहां उसमें रिवीजन भी ऐड करेंगे। आप जो पास्ट में पढ़े जा रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए, बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, तो फिर क्या होगा, फिर वो चीजें आप भूलेंगे नहीं, है ना। और जब भूलेंगे नहीं तो फिर एग्जाम में आपका काम आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहां से शुरुआत करिए, ऐसे शुरुआत करिए और धीरे धीरे पढ़िए। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 1 महीने पहले कि भैया अब क्या करना है, ठीक है। आज शुरुआत करने के लिए बेस्ट है, आप इतने से शुरुआत कर सकते हैं और अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो में कनेक्ट रहिए, किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी अपडेट ले सकते हैं नेट वाला भैया करके। और नंबर जो है वो ये नंबर है, आप देख सकते हो, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।